हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम ये फोर्थ ग्रेड रिवीजन का ये पार्ट चल रहा है अपना 2। आसाम ज्योग्राफी रिवीजन हम कर रहे हैं एमसीक्यू से। तो ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में काम आएगा। चाहे थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम, आरपीएससी, दिनेश बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें ये आपकी ये जो काम आएंगे एमसीक्यू चैप्टर वाइज। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैच द कॉलम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। और इसमें भी अपने को इस अकॉर्डिंग एमसीक्यू में चेक करना है। बताना आपको आंसर क्या होगा। डोरा पर्वत का है, जालोर, कामली घाट, राजसमंद, हाशनाथ की पहाड़ी जहाँ हाशनाथ का मंदिर भी है, सिक्कर और हाथीनाल, उदयपुर। दोबारा ध्यान से देख लेना। डोरा पर्वत, जालोर, कामली घाट, राजसमंद, हाश की पहाड़ी, सिक्कर, उदयपुर, हाथीनाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ी राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है। नाकोड़ा, अड़ड़, बाड़मेर, त्रिकुट, त्रिकुट जैसलमेर। ओके, यहाँ से याद रख सकते हो। नाकोड़ा, अड़ड़ा, बाड़मेर, त्रिकुट जैसलमेर। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर बना के देखते हैं। यहाँ पे एक तरफ भौतिक आकृति दे रखी है, एक तरफ आपको स्थान दे रखे हैं। आपको मैच करना है कॉलम को। जयगढ़, जयगढ़, इगल जयगढ़, जयपुर। त्रिकुट की पहाड़ी, जैसलमेर। लसाड़िया, रघुनाथगढ़, सीकर। लसाड़िया का पठार, जैसलमेर झील के पूर्वी भाग, और जैसलमेर, त्रिकुट पहाड़ी, जैसलमेर। जयगढ़, ईगल जयगढ़, जयपुर। त्रिकुट पहाड़ी, जैसलमेर, रघुनाथगढ़, सीकर में। लसाड़िया का पठार जो है वो जैसलमेर झील के पूर्वी भाग में। ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं बर दर्रा या बार दर्रा। बर दर्रा का आपके मध्य अरावली में आता है। बर दर्रा, बर ब्यावर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अवशेष सुमेलित नहीं है। बर उदयपुर, खटखट बूंदी, देसुरी पाली, कामलिका राजसमंद। कौन सा नहीं है। तो बर तो ब्यावर में है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। खटखट बूंदी सही है, देसुरी की नाल पाली, कामलिका राजसमंद ये आपका सही है। फिर आ जाओ अपन नेक्स्ट। बर पवेरे शिवपुर देवारी। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया बहुत बार। ये बर बर परवेरिया शिवपुर देवारी। बर आपके ब्यावर में है। बर परवेरिया शिवपुर देवारी ये आपके मध्य अरावली के दर्रे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का पठारी भाग क्या कहलाता है। तो बैसरोडगढ़ बिजोले, बिजोले के अंदर तो ऊपर माल का पठार है। बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ ये अपनी जो भाग है वो ऊपर माल का पठार है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है। तो लसाड़िया का पठार है आपके उदयपुर जिले में। राजस्थान के किस जिले में लसाड़िया का पठार है। तो उदयपुर जिले में। लसाड़िया का पठार आपके लसाड़िया, लसाड़िया, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार। उड़िया, 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 उड़, सिर, उड़, सिर। उड़िया का पठार सिरोही में है, ठीक है। उड़िया का पठार सिरोही में।
भोराट रास्ते में आता है, भोराट चित्तौड़ उदयपुर के रास्ते में आता है, तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम और कुंभलगढ़ से घोगुंदा तक भोराट का पठार आपका। ठीक है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम से में कुंभलगढ़ से घोगुंदा तक। एक प्राकृतिक प्रदेश की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। औसत ऊंचाई 1225, जरगा इसके सर्वोच्च शिखर है। तो जरगा आपकी कहाँ पाया जाता है और किसकी ऊंचाई 1225 मीटर है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, जरगा और 1225 मीटर, ये है आपके भोराट के पठार की। ठीक है, याद कर लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। औसत की ऊंचाई 1225 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई किसकी? भोराट के पठार की। और जरगा 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 सर्वोच्च शिखर इसका। भोराट पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? जस्ट अभी क्वेश्चन आया, तो 1225 मीटर, 1225 मीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट से नीचे दिए कूट से कीजिए, बताओ सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन पढ़ लेता हूँ मैं एक बार। कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। तो अभी तो पढ़ा था अपने, भोराट का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? वो है आपका जरगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, जबकि दूसरा क्या है? रघुनाथगढ़ सिक्कर उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। माउंट आबू सिरोही, उड़िया पठार सिरोही में, माउंट आबू के निकट। ओके, राइट आंसर, इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 और 3। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए सी, ए बी सी डी, ए सी डी और बी डी। उड़िया का पठार गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे स्थित है। उड़िया का पठार। बोराट का पठार तारागढ़ और टोरगढ़ के मध्य स्थित है। बोराट का पठार तारागढ़ और टोरगढ़ के मध्य स्थित है। लसाड़िया का पठार राजसमंद के पूर्व में स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ जिलों के मध्य स्थित है। आप कमेंट में आंसर बताएं इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ए सी और डी। उड़िया का पठार गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे स्थित है। उड़िया का पठार सिरोही। उड़िया, तो ए सही हो जाएगा। सी लसड़िया पठार जैसलमेर के पूर्व में, सी सही हो जाएगा। और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो है वो क्या कोटा झालावाड़ की जिलों के मध्य स्थित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सी और डी, सी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, याद कर लेना इसको। उड़िया का पठार गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे स्थित है। लसाड़िया का पठार जैसलमेर के पूर्व में स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ जिलों के मध्य स्थित में है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए और कूट से कीजिए। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, तो ये तो भी अपन पढ़ा ही था। दूसरा, गिरवा की पहाड़ियाँ, छप्पन का मैदान बनास बेसिन का भाग है। छप्पन का मैदान बनास का निमाही का है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भू रूप है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भू रूप है। गिरवा गिरवा सही है। उदयपुर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और बारह के मध्य स्थित है। नहीं, कोटा झालावाड़ की स्थित है, अभी पढ़ने पढ़ा था। तो आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी, ए और सी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और सी। ये भी तो देखो, भी ऊपर पढ़ा था अपन ने, मुकुंदरा कोटा झालावाड़ के मध्य है। मुकुंदरा कोटा झालावाड़ के मध्य है। एक उड़िया गुरु पठार शिखर के बिल्कुल नीचे है। ठीक है, ये को याद रखना। लसाड़िया जैसलमेर के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट में बात करते हैं आपको। अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियोस अच्छी लग रही है या आप कौन सा जो टॉपिक चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
मेसा का पठार, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? आप बताएंगे मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? मेसा चित्तौड़गढ़। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का कौन सा बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का नहीं है? राजस्थान निम्न में से कौन सा बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? देखो, राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग का भाग बनास पूर्व में है, ठीक है। और बाण गंगा आपके जयपुर से निकलती है, ये भी पूर्व में है। जवाई बेसिन आपके पश्चिम में है, क्योंकि मध्य माही भी तो पूर्व मैदान का भाग आ जाती है, तो हम कह सकते हैं जवाई, जो जवाई पाली में है और पाली आपके पश्चिम में है, तो राइट आंसर हो जाएगा जवाई बेसिन। नेक्स्ट, बनास और बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? बनास और बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को, इसको हम कहेंगे बाणगंगा और बनास। बनास जा रही है आपके पूर्व दिशा में है, और बाणगंगा भी उधर उसके उत्तरी भाग, ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? तो मालपुरा करौली आपके टोंक में आता है। मालपुरा करौली, टोंक और करौली के बीच का भाग, क्योंकि शाहपुरा नसीराबाद तो आपके ये रह गया अजमेर में, भीलवाड़ा। देवगढ़ मांडलगढ़, मांडलगढ़ आपके यहाँ पे रह गया भीलवाड़ा में। ऊपर माल दक्षिण में आ गया। ऊपर माल का पठार आपके बिजोली में पड़ गया, ये भी आपके भीलवाड़ा नीचे रह गया। तो बस एकमात्र अगर ऑप्शन देखें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालपुरा करौली का मैदान। नेक्स्ट बात करें अपन छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान किन जिलों में है? तो छप्पन का मैदान आपके है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, क्योंकि कोटा बारह में है ही नहीं छप्पन, जैसलमेर, जलोपाली में नहीं है। छप्पन का मैदान किसे कहते हैं? यहाँ पे जहाँ 56 गांवों का समूह है, उसके जो मैदान को बोलते हैं 56 गांवों का मैदान। नेक्स्ट, 100 टापुओं का क्षेत्र, ये आपके बांसवाड़ा को बोलते हैं। 100 टापुओं का क्षेत्र आपके बांसवाड़ा को बोलते हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भील और गरासिया स्थानीय जनजाति है जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? भील गरासिया स्थानीय जनजाति है। भील गरासिया स्थानीय जनजाति जो मध्य माही छप्पन बेसिन, मध्य माही और छप्पन बेसिन में स्थानांतरित करती है, उसे कहते हैं वालरा। वालरा कहते हैं उसकी स्थानांतरित के। देखो, सीधा सीधा से याद रख लेना, ये स्थानांतरित खेती को ही वालरा खेती कहते हैं, तो ये याद रह जाएगा आपको राइट आंसर। नेक्स्ट, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान आपके माही बेसिन में स्थित है। छप्पन का मैदान आपके माही बेसिन में स्थित है, राइट आंसर आपका। छप्पन नदी के क्षेत्र में नाली अपर्दन से निर्मित शिलाकृति को क्या कहते हैं? छप्पन नदी के क्षेत्र में नाली अपर्दन आता है, नाली अपर्दन, उसको कहा जाता है उत्खात भूमि। वैसे भी चंबल से तो ये उत्खात भूमि ही सिलेक्ट, ये आप क्या कनेक्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रख ले कि अगर उत्खात भूमि पूछा है तो किससे पूछ रहा रिलेटेड है? वो चंबल नदी के चंबल नदी के भाग से रिलेटेड है। ये स्थलाकृति जो है नाली अपर्दन से निर्मित है, उत्खात भूमि। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? बीहड़ प्रभावित कौन से जिले हैं जहाँ पर बीहड़ पाया जाता है? तो वो है कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? ये याद कर लेना, आपके बीहड़ प्रभावित आपके 3 जिले हैं। खैर इस चारों अगर ऑप्शन में देखें तो कोटा के अंदर जो चंबल वाला इलाके हैं वहाँ पर आपके क्या है, वो बीहड़ से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो बीहड़ से प्रभावित जिले आपके हो गए कोटा, जो 3 ऑप्शन में है नहीं, तो एक ऑप्शन से अपन कर सकते हैं कि कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन दक्षिण पूर्वी पठार को अरावली हिल से अलग करने वाला भ्रंश कौन सा है? दक्षिण पूर्वी का पठार है, उसको अरावली हिल से अलग करने वाला भ्रंश कौन सा है? तो उसको बोलते हैं अपन महान सीमा भ्रंश। महान सीमा भ्रंश। आप कहीं इससे कंफ्यूज मत हो जाना मुख्य सीमा भ्रंश से, गलत है। मुख्य केंद्रीय क्षेप नहीं होगा, हिमालय अग्रभ्रंश नहीं होगा। तो महान सीमा भ्रंश ये क्या करता है, आपको अरावली हिल्स से अलग करता है दक्षिण पूर्वी पठार को।
राजस्थान में बृहत सीमांत भ्रंश, राजस्थान में बृहत सीमांत भ्रंश है, फैला है, किसके सहारे फैला है ये? तो ये आपके बृहत सीमांत भ्रंश जो है, या महान सीमांत भ्रंश बोलो उसको, ये बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ के सहारे फैला हुआ है। बूंदी सवाई माधोपुर, बूंदी और सवाई माधोपुर के सहारे फैला हुआ है, बूंदी सवाई माधोपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में विंध्यन कागार, राजस्थान में विंध्यन कागार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विंध्यन कागार पाए जाते हैं आपके विंध्यन, विंध्यन धौलपुर करौली, विंध्यन धौलपुर करौली, विंध्यन धौलपुर करौली, याद रख लेना, विंध्यन कागार भूमि धौलपुर करौली, याद रह जाएगा, धौलपुर करौली। ऐसे ऑप्शन में धौलपुर दे रखा ऑप्शन में, और 4 ऑप्शन कहीं धौलपुर नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर करौली, विंध्यन कागार। दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग होते हैं, दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, दक्षिण कोटा बूंदी बारह जालवाड़ के अंदर। तो एक तो है दक्कन का पठार, एक है विंध्यन पठार, विंध्यन पठार, दक्कन का पठार, ठीक है। पोतवार, पिंडमान, दक्कन का, भुराट का, उपरमाल का पठार, दक्षिण पूर्वी भाग में हो जाएगा उपरमाल, ये आपके विंध्यन और दक्कन का पठार। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं आपके, मुकुंदरा आपके हाड़ौती पठार के अंदर ही है, मुकुंदरा हिल्स नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? विंध्यन पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी का विंध्यन पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत का विस्तार है। इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ बोलेंगे विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार, विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार बोलेंगे इसको। लावा से निर्मित मध्यम काली मिट्टी किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? लावा से निर्मित मध्यम काली मिट्टी, लावा से निर्मित मध्यम काली मिट्टी किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो ये दक्षिण पूर्वी पठार में पाई जाती है, राइट आंसर दक्षिण पूर्वी पठार। विंध्यन कागार भूमि प्रमुखतः निर्मित है, विंध्यन कागार भूमि प्रमुखतः निर्मित है बालूक पत्थर एवं शेल से, बालूक पत्थर एवं शेल से। विंध्यन कागार भूमि प्रमुखतः निर्मित है बालू का पत्थर एवं शेल से। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रेनाइट संगमरमर ग्रेनाइट से है, तो ग्रेनाइट तो जालोर सिटी है, क्वार्ट्ज ग्रेनाइट वो भी उधर ही है, बालूक पत्थर एवं शेल और बेसाल्ट, सही आंसर हो जाएगा बालूक पत्थर एवं शेल से। निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? नहीं पे ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्वी पठार का भाग नहीं है। तो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ देवगढ़ का पिंडमांट मैदान, शाहबाद, बाराक उच्च स्थल, डगंगदर, झालावाड़। देखो झालावाड़ तो ये भी दक्षिण पूर्वी पठार में आएगा, शाहबाद, बारा, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ ये भी उसी में आएगा। अर्धचंद्राकार की पर्वत श्रेणियाँ भी नहीं कोई बोलते हैं अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, देवगढ़ राजसमंद में आता है, तो ये आपका जो है दक्षिण पूर्वी पठार का भाग नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। घोड़े की नाल, रामगढ़ पहाड़ी, शाहबाद, बारा, रामगढ़ बारा, शाहबाद उच्च भूमि याद रख लेगा, ठीक है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, कोटा, शाहबाद, बारा, गंगधार, झालावाड़, गोडवार प्रदेश होगा भी नहीं, ये आपका गोडवार प्रदेश तो इधर आ गया, जालोर, सिरोही, पाली, राइट आंसर घोड़े की नाल, रामगढ़ पहाड़ी, शाहबाद उच्च भूमि। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में स्थित है? तो जान गए, अभी तो पढ़ा था अपने, रामगढ़ की गोलाकार की पहाड़ियाँ कौन से प्रदेश में स्थित है? तो हाड़ौती के पठार, क्योंकि रामगढ़ बारा और ये हाड़ौती के पठार का भाग है। नेक्स्ट आ जाओ,
निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप में भी विद्यमान है? राजस्थान निम्नलिखित में किस जिले में अरावली भी है, साथ में विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। विंध्यन क्रम में आंसर हो जाएगा चित्तौड़। चित्तौड़ में अरावली भी, चित्तौड़ में विंध्यन क्रम भी है, याद रखना आपको। डूंगरपुर है, उदयपुर है, कोटा है, चित्तौड़ है, तो अरावली के साथ साथ विंध्यन, अरावली के साथ साथ विंध्यन है आपके चित्तौड़गढ़ में है। मालानी आग्नेय शिला समूह के कारण पनपा है? मालानी आग्नेय शिला समूह के कारण पनपा है, तो मालानी आग्नेय शिला के कारण पनपा है जालोर ग्रेनाइट सिटी। जालोर ग्रेनाइट सिटी राइट आंसर हो जाएगा आपका। मालानी बोलते हैं किसको? आपकी बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही वाले भाग को बोलते हैं मालानी, और मालानी में पाया जाता है आपका जालोर ग्रेनाइट। क्योंकि कोटा तो है नहीं यहाँ पे, मकराना संगमम है नहीं, सिक्कर पाइराइट तो है नहीं, तो राइट आंसर क्या बचेगा? जालोर ग्रेनाइट। राइट आंसर जालोर ग्रेनाइट। ओके, आ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकार मिट्टी के प्रकृति के आधार पर है? निम्न में से कौन सा प्रकार मिट्टी के प्रकृति के आधार पर है? तो ये याद रखना आपको, ये पूछ रहा है प्रकार पूछ रहा है मिट्टी के प्रकृति के आधार पे। तो राइट आंसर हो जाएगा रेतीली, काली, लाल और भूरी। प्रकृति के आधार पर लाल, काली, भूरी, ये तो हो गया आपके कलर के आधार पर। प्रकृति के आधार पर ये रेतीली, राइट आंसर हो जाएगा रेतीली। रंग, गठन व उपजाऊपन के आधार पर राजस्थान की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर राजस्थान की मृदा को कितने भागों में बांटा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा D7, 7 भागों में बांटा गया है। रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर इसको 7 भागों में बांटा गया है। कौन सी मिट्टी की जलधारा क्षमता न्यून होती है? कौन सी मिट्टी की जलधारण क्षमता न्यून होती है? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। देखो, अगर मैं न्यूनतम की बात करूँ जलधारण क्षमता के अंदर, तो जहाँ खेती नहीं होगी वो आपकी न्यूनतम हो जाएगा वैसे ऑटोमेटिक ही। तो रेगुर हो गया, कछारी हो गया, काली मिट्टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपन बात करेंगे कौन सी मिट्टी की जलधारण क्षमता न्यूनतम होती। तो अभी डिस्कस किया था अपने, न्यूनतम जो है वो जलधारण क्षमता किसकी है ना? तो रेगुर, कछारी ना काली मिट्टी की। तीनों तो बढ़िया मिट्टी है, तीनों तो खेती अच्छी होती है। तो बचा कौन? मरुस्थलीय मिट्टी, जहाँ पर आपके जलधारण क्षमता सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है, राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है? ठीक है, राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई मिट्टी, मतलब कि पश्चिमी राजस्थान के बारे में बात कर रहा, तो पश्चिमी राजस्थान जो है वो अपने राजस्थान के कितने भाग पर है? 2/3 भाग पे है। राजस्थान के 2/3 भाग पर रेतीली और बलुई मिट्टी का प्रसार है। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर में राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, तो यहाँ पे पाई जाती है आपके मरुस्थलीय मृदा या बलुई मृदा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलुई मृदा। नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर। नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर में आपकी पाई जाएगी। इसे बाड़मेर, जैसलमेर देख के आप बलुई मृदा कर सकते हो, क्योंकि लाल, काली मृदा कोटा, पीली भीलवाड़ा, लाल, तो ये आपके जो हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली पाई जाती है? लाल रेतीली पाई जाती है मिट्टी, तो लाल रेतीली आपकी पाई जाती है जोधपुर, चूरू, झुंझुनू। जोधपुर चूरू, झुंझुनू में आपके लाल रेतीली पाई जाती है मिट्टी। याद रखेंगे अपन, लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी आपके? तो जोधपुर, चूरू, झुंझुनू में पाई जाएगी। कौन से जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है? लाल पीली मृदा, तो लाल पीली मृदा आप देख सकते हैं भीलवाड़ा के पश्चिम में। अगर भीलवाड़ा ऑप्शन मारो तो लाल पीली। इसके अलावा आप भीलवाड़ा पश्चिम में भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही और सवाई माधोपुर,
कुछ भाग सिरोही का, कुछ सवाई माधोपुर का, और बीच में आ जाएगा भीलवाड़ा अजमेर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल पीली सवाई माधोपुर पश्चिम भीलवाड़ा ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं लौह तत्व की सर्वाधिक मात्रा कौन सी मिट्टी में मिलती है। लौह तत्व, लौह तत्व की मात्रा कौन सी मिट्टी में मिलती है, तो ये मिलती है आपकी लाल लोमी, लाल लोमी में मिट्टी में मिलती है लौह तत्व की सर्वाधिक मात्रा। लौह तत्व आयरन, फेरस, फेरस Fe। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है आपका ये, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम, रेड लोम मृदा पाई जाती है। लाल लोम, रेड लोम मृदा पाई जाती है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये आपका। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वहाँ पर आपकी ये लाल लोम मृदा पाई जाती है। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी, लेटेराइट कहाँ पाई जाती है आपकी, डूंगरपुर में, डूंगरपुर में पाई जाती है लेटेराइट प्रकार की मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के किन जिलों में, तो उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर। मिश्रित, लाल व काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। लाल मिश्रित, लाल और काली मिट्टी की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, कौन कौन सी है ये देखेंगे। देखो, सर्वाधिक मोटे कण तो नहीं पाए जाते क्योंकि ये तो पाए जाते पश्चिम राजस्थान में। चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, राइट आंसर। चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, राइट आंसर। नाइट्रोजन जो है यहाँ कम मात्रा में मिलता है, चूना फास्फोरस भी कम मिलता है। लाल काली मिट्टी जो है आपकी डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में मिलती है, राइट आंसर। कपास, गन्ना, मक्का के लिए उपयुक्त है, राइट आंसर। तो ये तीनों तो हो जाएंगे राइट। अब आपका जो गलत होगा वो आपका हो जाएगा सर्वाधिक मोटे कण। तो लाल काली मिट्टी की विशेषता हो गई चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में मिलती है, कपास, गन्ना, मक्का के लिए उपयुक्त है, राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मिट्टी चीका प्रधान है। चीका प्रधान अगर क्वेश्चन आ जाए तो चीका प्रधान में एक ही है, वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को बोलते हैं चीका मिट्टी। ठीक है, दोमट, कछारी, लेटराइट नहीं होगा आपका, इसका चीका प्रधान मिट्टी हो जाएगा काली मिट्टी का। मृदा का प्रकार जो राजस्थान में प्रमुखतः झालावाड़, बाराकोटा में पाया जाता है। झालावाड़, बाराकोटा में पाई जाती है काली रेगुर मिट्टी। ठीक है, काली रेगुर मिट्टी, क्योंकि लवणी रेतीली मिट्टी, लवण है मतलब खारा तो अपने इधर पाया जाता ही नहीं है। दक्षिण पूर्वी भाग में भूरी रेतीली नहीं पाई जाएगी, लाल मृदा नहीं पाई जाएगी, तो बचा कौन सा, काली कोटा, याद रख लेना, काली कोटा। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए मानी जाती है। स्वजोत खुद से ही, तो काली मृदा जो है वो सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है, स्वजोत के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट है काली मृदा जानी जाती है, तो काली मृदा जानी जाती है, काली को रेगुर मिट्टी बोलते हैं, तो काली को रेगुर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो कछारी या दोमट, कछारी या दोमट राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है कछारी या दोमट मृदा। मरुस्थली पश्चिम की है, लेटेराइट दक्षिण की है। ठीक है, तो बच्चा कछारी दोमट मिट्टी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में राजस्थान निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है। कछारी मृदा पाई जाती है आपके भरतपुर, धौलपुर में। कछारी मृदा पाई जाती है आपके भरतपुर, धौलपुर में। भरतपुर, धौलपुर जैसे जहाँ पे आपकी अच्छा मतलब जहाँ नदियों का ज़्यादा प्रवाह है, जहाँ नदियाँ ज़्यादा आती है, नदियों का पानी ज़्यादा ज़्यादा आता है, वहाँ पर पाई जाती है आपके कछारी मृदा पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान में बोरी मिट्टी का प्रसार, राजस्थान में बोरी मिट्टी का प्रसार कहाँ है, तो राजस्थान में बोरी मिट्टी का प्रसार है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। बनास नदी यहाँ से शुरू होती है और वहाँ जहाँ तक जा रही है आपके ये, तो यहाँ आपके बनास नदी के बेसिन के अंदर पाया जाता है भूरी मिट्टी। तो बना भूरा, बुरा बुरा बना बुरा, बना बुरा 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 बना भूरा मिट्टी। ओके, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है। नाइट्रेट की उपस्थिति मृदा कौन सा है, तो भूरी रेतीली, राइट आंसर हो जाएगा। अगर नाइट्रेट नाइट्रेट के बारे में पूछे क्वेश्चन तो भूरी रेतीली। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर में
कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नागौर पाली अजमेर और जयपुर। नागौर पाली अजमेर जयपुर में मिट्टी पाई जाती है सिरोज्म। ठीक है, नागौर पाली उल्टा पूछ लेते, कई बार सिरोज्म पूछ लेते, इनमें से कौन सी मिट्टी है, यहाँ से पूछ लेगी नागौर पाली अजमेर जयपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सिरोज्म। ये सिरोज मिट्टी वही है, एक बार इसके बारे में बता दूं कि जहाँ पे सर्वाधिक मिट्टी में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नहरी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नहरी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो पाई जाती है क्षारीय मिट्टी नहरी क्षेत्रों में। आईजीएन पे जो नहर आ रही है वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्षारीय मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी नहीं है, लेटेराइट दक्षिण की है, काली दक्षिण पूर्व की है, तो बची क्षारीय मिट्टी। कौन सी मृदा को ऊसर कल्लर रे अल्काइन नदी के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सी मृदा को ऊसर कलहर रेह अल्काइन के रूप में जाना जाता है, तो वो है लवणी मिट्टी। देखो, जब ये आ जाता है अल्काइन, अल्काइन का मतलब ही क्या होता है कि खारापन है। अल्काइन का मतलब खारापन है, और ऊसर कलर रेह आ जाए तो ये आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा लवणी मिट्टी। कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस, जिप्सी बिका, पिका जिप्सी, बिका जिप्सी, बिका जिप्सी, जिप्सी बिका, आपका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सी बिका। निम्न में से किस प्रकार की मृदा लिथोसोल्स भी कहलाती है? लिथोसोल्स कहलाती है पर्वतीय मृदा, लिथोसोल्स कहलाती है पर्वतीय मृदा, लिथोसोल्स कहलाती है पर्वतीय मृदा। ठीक है, लिथोसोल्स सोल में मिट्टी, लिथोसोल्स पर्वतीय मृदा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार जिला सम्मिलित नहीं है? तो रेवेरिना आपके गंगानगर सही आंसर है। जिप्सी बिका जिप्सी ये भी सही आंसर है। सिरोज्म हनुमानगढ़ चूरू गलत आंसर है, क्योंकि सिरोज्म का आंसर होगा जो नागौर पाली अजमेर जयपुर। ये भी अभी देखा था अपन ने, सिरोज्म का ये आंसर गलत हो जाएगा। सलेटी भूरी जालोर पाली सलेटी भूरी जालोर पाटी राइट आंसर है। जो इसने पूछा है नहीं है वो है ये सिरोज्म मिट्टी। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। देखो, एरिडिसोल एक होता है उधर ही उधर, सबसे पश्चिम में होता है एंटी एरिड अल्फी वर्टिसोल्स और इंसेप्टिसोल्स। सॉरी, असम्मिलित का युग्म आपको ढूंढना है। तो एरिडिसोल्स एंटी एरिड में आ जाएगा नागौर जोधपुर पाली। अल्फीसोल्स अल्फी अलवर, याद रख लेना, अल्फी अलवर ऐसे अलवर भरतपुर सभी माधोपुर अल्फी हो जाएगा। वर्टिसोल कोटा बारा झालावाड़ वर्टिसोल कोटा बारा झालावाड़ हो जाएगा, ये भी सही है, तो 3 आपके सही हो गए, चौथा बचा गलत। इंसेप्टिसोल जैसलमेर गंगाना हनुमानगढ़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पाया जाता है आपके एंटीसोल। तो ये है आपके किससे रिलेटेड है? ये है आपके एंटीसोल से रिलेटेड है। एंटीसोल्स तो अभी ध्यान रख सकते हैं। नई प्रणाली के तहत राजस्थान के अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है। 5 नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी 5 क्रम से संबंधित है। सुमेलित कीजिए, देखिए 1 3 4 2 1 2 3 4 1 3 4 आपको इस तरह से मैच करना है, उसको आंसर देखना है। देखो, एरिडिसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल, वर्टिसोल्स। ठीक है, देखो एंटी और एरिड दोनों शुष्क में पाई जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा? शुष्क अर्ध शुष्क हो जाएगा एरिडिसोल्स। इंसेप्टिसोल अल्फी, देखो अल्फी आपके है अलवर में, जो आपको कौन सा है? आर्द्र है और उपाद्र भी है। वर्टिसोल्स आपके पाई जाती है दक्षिण पूर्वी में, तो वो आर्द्र भी है अति आर्द्र भी है। इंसेप्टी हो जाएगा आर्द्र और अर्ध शुष्क में हो जाएगा। ठीक है, कुछ जिले इसके आर्द्र में, कुछ अर्ध शुष्क में हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है?
सर्वाधिक क्षेत्र पे। बात जब सर्वाधिक क्षेत्र की तो 2/3 भाग कौन सा आपका, तो वो 2/3 भाग है एंटी एरिड वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा एरिडिसोल्स और एंटीसोल्स। ठीक है, नेक्स्ट। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो आपकी मिट्टी हो जाएगी इंसेप्टिसोल्स। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? इंसेप्टिसोल्स। अल्फी अलवर है, वट्टी आपके दक्षिण पूर्वी भाग है। एंटीसोल्स, एंटी और एरिड ये आपके आपके अर्धशुष्क हो जाएगा। तो बचा कौन सा? सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर का जो भाग है आपका, वहाँ पर जाएगी आपके इंसेप्टिसोल्स। अगर आपको हमारी सीरीज वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो हम लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और नई वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है। हाड़ौती प्रदेश में किस तरह की मृदा है? तो ये आपके वर्टिसोल्स। राजस्थान में मृदा की समस्या, निम्नलिखित में राजस्थान में मृदा की समस्या नहीं। कौन सी मृदा की समस्या यहाँ नहीं है? सेम की समस्या है, सेम की है, मृदा अपरदन की है, मृदा अवकर्षण की है। सेम की समस्या, जहाँ ज़्यादा पानी हो जाता है, खारापन है, तो मृदा अपरदन है, चंबल आती है तो मृदा अपरदन हो जाती है, मिट्टी लेके चली जाती है, मृदा अवकर्षण हो जाती है। तो जो नहीं होता है फसल चक्र। निम्नलिखित राजस्थान में मृदा की समस्या नहीं है, वो है फसल चक्र की। जिसका उपयोग मिट्टी की लवण एवं क्षारीयता की जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वो है जिप्सम। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, जिप्सी बेबी। देखो बेबी को जिप्सी पसंद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर बेस के लिए बेस ज़्यादा हो जाएगा तो उसके लिए अपन क्या डालेंगे? जिप्सम डालेंगे, जिप्सम डालेंगे। तो आप ये ध्यान रख सकते हो। लवणता है, क्षारीयता है, मतलब बेस है, बेस ज़्यादा, बेस की समस्या है। एक तो होता है एसिड, अधिक होता है बेस। एसिड, एसिड के लिए चूना, एसिड के लिए चूना, बेस के लिए जिप्सम। ठीक है, निम्न में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? कौन सी पीएच क्षारीय? क्षारीय मतलब कि 7 से ऊपर। ठीक है, ये आपका एसिड है, ये भी आपका 4.8 एसिड है, ये आपका हो जाएगा ना एसिड ना बेस, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। तो आपसे केवल और केवल क्या पूछ रहा है? ये आपसे क्षारीय मृदा का पूछ रहा सूचक, तो 7 से ऊपर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या सेम जलभराव से भीषणतम प्रभावित है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या सेम जलभराव से भीषण प्रभावित है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, जहाँ आईजीएनपी नहर आती है, आपकी आईजीएनपी आती है। ठीक है, आईजीएनपी नहर जहाँ आती है और वहाँ से क्या है, वहाँ पे ज़्यादा जल भराव हो जाता है, उससे सेम की समस्या पैदा हो जाती है। रेंगती मृत्यु, रेंगती मृत्यु किसे कहते हैं? तो मृदा अपरदन को कहते हैं रेंगती मृत्यु। किसानों का अगर उपजाऊ मिट्टी अगर बह बह के चली जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? रेंगती मृत्यु कहलाएगी। राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए कौन सा, राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? पूछ रहा है मृदा अपरदन के लिए। मृदा का अपरदन हो रहा है तो आंधी आती है तो मरुस्थल की मिट्टी उड़ के चली जाती है, पानी आता है तो जल के साथ बह के चली जाती है, अति पशुचारण होगा तो पशु चर्च के मिट्टी भी खिसक जाती है। जो यहाँ अपने नहीं होता है जिसके कारण मृदा अपरदन, तो वो है भूस्खलन। नेक्स्ट, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण है वायु, क्योंकि पश्चिमी भाग में वायु सबसे अधिक चलती है, तेज आंधियाँ चलती है, तो उसके साथ साथ मिट्टियाँ उड़ जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार वेस्टलैंड है? वेस्टलैंड सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आपके जैसलमेर में। पता ही होगा क्यों, सबसे बड़ा आपका मरुस्थल वहाँ पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, लोग रहते कम है, वहाँ जनसंख्या घनत्व भी कम है,
तो उसी से पता चल जाता है कि प्रति किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, मतलब वहाँ सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड है। नेक्स्ट, नालीनुमा अपर्दन से प्रभावित जिला नहीं है, नालीनुमा अपर्दन नहीं पे ध्यान रखना आपका। तो सवाई माधोपुर, बिल्कुल सवाई माधोपुर में पानी बहता तो नालीनुमा अपर्दन होगा। कोटा, कोटा में भी चंबल बहरी होगा। धौलपुर, धौलपुर में नदियां बहती तो होगा, जहाँ नदियां नहीं हैं वो है नागौर में, इतनी नहीं है तो वहाँ पर अपर्दन भी नहीं होगा, नालीनुमा अपर्दन। तो 3 में तो होगा, इसमें नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा नागौर। राइट आंसर नागौर। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीहड़ तो चंबल, चंबल तो बीहड़, बीहड़ तो चंबल, चंबल बीहड़ याद रख लो बेटा आप। भैया आप चंबल बीहड़ याद रख लेना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो बात करते हैं, लेकिन उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है आपके सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जो भी चंबल वाला पार्ट आपका सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होके जो ये आपकी नदी चंबल बहरी है, तो वहाँ पर आपकी उत्खात भूमि स्थलाकृति नजर आएगी। राइट आंसर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। मृदा की उर्वरता का ह्रास का कारण नहीं है, मृदा की उर्वरता ह्रास का कारण नहीं है, तो मृदा अवकर्षण, लवणीयता, सेम जलाक्रांता और हरी खाद। ठीक है, मृदा की उर्वरता ह्रास, अगर मृदा के अंदर उर्वरता कमी पड़ रही है, वो किसके कारण से बढ़ रही है? तो देखो, मृदा अवकर्षण सही बात है, लवणीयता है मिट्टी के अंदर तो भी उससे उसकी उर्वरता कम होगी, सेम या जलाक्रांता की समस्या है, हरी खाद होती है तो समस्या होती ही नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा हरी खाद। मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को रोकने का प्रभावी उपाय क्या है? अगर मिट्टी का अपरदन हो रहा है तो उसको रोकना है मरुस्थल में, तो कैसे रोक सकते हैं आप? समुच्च रेखीय जुताई, फसल चक्र का पालन करना, वृक्षों के पट्टे लगाना या जूमिंग कृषि। देखो, अगर अपन बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो जहाँ फसल हो सकती है, जहाँ पौधे लगते हैं, तो अपन उसको वृक्षों की पट्टी लगाएं जिससे कि वहाँ मिट्टी उड़ के ना जाए। ठीक है, अगर केवल एकमात्र वृक्ष की पट्टी लगाने से ही एक, क्योंकि वहाँ आईजीएनपी नहर आ रही है, आईजीएनपी नहर के आसपास तो अपन सरकार योजना बना रही है कि वहाँ पे अपन पौधे लगा सकें, पेड़ पौधे लगा सकें, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में वहाँ थोड़ा सा अगर पौधे रहेंगे तो वहाँ मिट्टी का अपरदन जो होता है हवा के द्वारा वो नहीं होगा, कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वनों के प्रकार में बात करते हैं अपन। सबसे पहले वनों के क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे थर्ड ग्रेड एग्जाम जाएंगे, उसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। बाकी चैप्टर से अगर एक एक क्वेश्चन मान लो तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो जो कोई भी अगर ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहा है, फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो अब मान के चले कि इस चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो उसके लिए अच्छे से देख ले एक बार। हम बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में कितने प्रकार के वन मिलते हैं आपको? तो आपको मिलेंगे 3 प्रकार के वन। कितने? 3 प्रकार के वन। निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, सुन रहे हो ना? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़, जहाँ पत्ते झड़ जाते हैं, तो वो है आपके उपोष्ण पर्वतीय वन। सॉरी, ये नहीं पूछ रहा है। शुष्क, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन आपके हैं शुष्क सागवान के वन, ये आपके दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं, उनके पत्ते भी झड़ते हैं। बबूल के वन हो गए, बांस के वन हो गए। जो पर्वतीय वन होता है ये सदाबहार वन होता है। ये उपोष्ण जो पर्वतीय वन है ये आपके सदाबहार वन है ना, ये आपके सदाबहार वन है। तो सदाबहार वन वो होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, पत्ते जड़ते नहीं है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण पर्वतीय वन। राजस्थान में 50 सेमी से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। राजस्थान से
राजस्थान में 50 सेमी से कम वर्षा वाले भागों में क्या कौन से पाए जाते हैं? तो 50 सेमी से कम वर्षा आपकी है अरावली से दक्षिण में। तो अरावली दक्षिण के अंदर बात करें तो आपके पाए जाते हैं कटीले वन, है ना। कटीले वन मतलब बबूल और ये सब पाए जाते हैं आपके। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कटीले वन अगर आ जाए तो वो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। सागवान के वन दक्षिण में, उपोष्ण पर्वतीय वन आपके माउंट आबू, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वन जो आपके मैदान वाले वन होते हैं वो। अगर बात करें मरुस्थल का कल्प वृक्ष, बात करें अगर मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहेंगे? तो मरुस्थल के कल्प वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को। खेजड़ी को बोलते हैं मरुस्थल का कल्प वृक्ष। अगर राजस्थान का राज्य पुष्प पूछे तो राज्य पुष्प क्या हो जाएगा? रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। कचनार नहीं है, सूरजमुखी नहीं है, नाग केसर नहीं है। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, मिलने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? वहाँ पे कौन सी वनस्पति मिलती है? तो मरु से मरुद्भिद। कटीले मरु में पाया जाता है, मरुस्थल में, तो मरुद्भिद। जहाँ जल होगा जलोद्भिद, ऐसे। निम्न में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? मानसूनी वन कौन से कहलाएंगे? जो मानसून में बारिश में मतलब कि जिनके पत्ते आते हैं या क्या उनको वही वन मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गए कटीले वन जो होते हैं आपके कांटे रहते 12 महीने, ऐसा तो है नहीं। पर्वतीय वन सदाबहार वन रहेंगे आपके। सदाबहार वन उपोष्ण पर्वतीय वन ये दोनों एक ही हो गए, ठीक है। तो बच्चा कौन सा वन? ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं राजस्थान के कौन से भाग में? तो उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, बूंदी। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? तो उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, बूंदी। मिश्रित पतझड़ वाले उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, बूंदी। उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, बूंदी, ठीक है। ये याद रख सकते हैं आप। या मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते, ठीक है। अलवर में पाए जाएंगे, बूंदी, बांसवाड़ा। जो नहीं पाए जाएंगे वो है जालोर। क्या है? जालोर, क्योंकि अभी अपन ने डिस्कस किया था सिरोही में पाए जाते हैं पर जालोर में नहीं पाए जाते। मिश्रित पतझड़ वाले वन, ये शुष्क पतझड़ पूछ रहा है, ठीक है, याद रख सकते हैं अपन आराम से। अगला ये कह रहा है निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? निम्नांकित में कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो वन है वो है पतझड़ वाले। सदाबहार वन तो सिलेक्टेड जगह पे, सागवान दक्षिण में, पतझड़ आपके मिश्रित पतझड़ और उष्ण कटिबंधीय पतझड़। एक तो है पतझड़, उष्ण कटिबंधीय पतझड़, एक मिश्रित पतझड़। सर्वाधिक क्षेत्रफल में अगर बात करें तो कौन से हैं? मिश्रित पतझड़। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे राजस्थान में कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं आपके मिश्रित पर्णपाती या पतझड़ वन। अगर अपन मिश्रित की बात करेंगे तो मिश्रित जो है सब सर्वाधिक में फैले हुए हैं। इसको मिश्रित पर्णपाती बोलेंगे या उष्ण कटिबंधीय पतझड़ बोलेंगे, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। %58.11। नेक्स्ट, राजस्थान में शुष्क मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं आपके। शुष्क मिश्रित पतझड़, शुष्क मिश्रित पतझड़ आपके पाए जाते हैं आपके कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, मतलब दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में। उदयपुर, कोटा, बारां, चित्तौड़, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में आपके पाए जाएंगे शुष्क मिश्रित पतझड़ वन। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वाले वन आपके दक्षिणी भाग में पाए जाएंगे और दक्षिण पूर्वी वाले भाग में पाए जाएंगे।
तो लगभग डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा मुख्यतः में पाए जाते हैं ऐसे तो, पर डूंगरपुर बांसवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। सागवान वन। फिर है राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सागवान प्रमुखता से मिलता है? मुख्यतः सागवान मिलेगा आपको बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा ऑप्शन में कहाँ है? तो बांसवाड़ा ऑप्शन में ये रहा, बांसवाड़ा। फिर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग डूंगरपुर, चित्तौड़, उदयपुर, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन, किस पेड़ का गोंद अच्छा होता है? तो सालर वन का गोंद सर्वाधिक बढ़िया होता है, सालर वन का। इसके बारे में 3 कंसेप्ट और बता दूँ मैं आपको। ये आपको सालर वन, बोस वाले सेराता बोलते हैं इसको। ये 450 मीटर से अधिक ऊंचाई इसकी होती है। और अपन बोलेंगे तो इसका गोंद सर्वाधिक बढ़िया होता है। यहाँ से क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। ये अरावली में पाई जाती है। पैकिंग सामग्री, डिब्बे वगैरह बनाए जाते हैं, माचिस बनाने में काम आता है ना। और 3 जिले हैं मतलब जहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछा हुआ जहाँ से उदयपुर सर्वाधिक है, सिरोही, अलवर यहाँ भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उदयपुर, सिरोही, अलवर, उदयपुर, सिरोही, अलवर, ये आप याद रख सकते हो। सालर वन जो है आपके, ये जिसकी बात करें जिस पेड़ का गोंद अच्छा है, तो बोस वाले सेराता बोलते हैं। 450 मीटर से अधिक ऊंचाई इनकी होती है, 450 मीटर से अधिक इनकी ऊंचाई होती है। एक तो ये याद रख सकते हैं अपन इसको। पाया कहाँ जाता है? तो उदयपुर, UDZ, अलवर, AL, W, और एक और बात कर सकते हैं अपन सिरोही, SIR। ठीक है, यहाँ पर ही पाए जाते हैं। अजमेर, पाली, राजसमंद में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये 3 आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये कह रहा है निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था कौन सा जिला बनाता है? तो कत्था का मुख्य उत्पादक है आपका, कत्था जो है वो आपके खैर उससे बनाया जाता है। कथोड़ी जाति के लोग बनाते हैं, केशे कटचू बोलते हैं। ये सर्वाधिक पाए जाते हैं आपके उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर। तो आप याद रख सकते हैं उदयपुर, भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो उदयपुर सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक उदयपुर, तो उदयपुर याद रखनी है। उदयपुर ऑप्शन में आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर, चित्तौड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथोड़ी जाति बनाती है, और अकेशे कटचू उसको बोलते हैं। खैर उस पौधे से बनाती है, खैर से। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो अभी मैंने पढ़ा कत्था निकाला जाता है आपके खैर वृक्ष से निकाला जाता है। कथोड़ी जाति के लोग बनाते हैं, और ये सर्वाधिक पाया जाता है उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उपोष्ण पर्वतीय वन। उपोष्ण पर्वतीय वन जिस जिले में पाया जाता है, तो उपोष्ण पर्वतीय वन आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो उपोष्ण पर्वतीय वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। और आपके माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू आपके सिरोही में है। ठीक है, तो माउंट आबू के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण का सिरोही। ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन? अब आपको यहाँ पे एक चीज़ पकड़नी है, सदाबहार वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, सदाबहार वन, वो है माउंट आबू के चारों ओर। माउंट आबू के चारों हमेशा सदाबहार वन रहते हैं, सघनता अधिक रहती है, साल भर हरियाली रहती है। ठीक है, इनको सदाबहार वन कहते हैं। और ये इनकी औसत वर्षा आती है 125 से 150। ऊंचाई अगर पूछ रहे तो 1000 मीटर से 1350 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? मैंने आपको बोला भी सदाबहार वन आपको ध्यान रखना है। सदाबहार वन आपके पाए जाएंगे आबू के पर्वतीय क्षेत्र, आबू पर्वतीय क्षेत्र, आबू आ जाए, पर्वतीय क्षेत्र आ जाए, आबू पर्वतीय क्षेत्र आ जाए, तो वहाँ पे पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी इसका, आबू। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? किस प्रकार के वन राजस्थान के राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाए जाते हैं? तो सूखे सागवान वाले नहीं, एनोगिसस नहीं, बोसेवेलिया नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित पर्णपाती वन। ठीक है, ये मिश्रित पर्णपाती वन कितने परसेंट पाया जाता है? लगभग 58.11%। 58.11% आपके यहाँ पे ये पाए जाते हैं मिश्रित पर्णपाती वन पूरे राजस्थान के वन में से। कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र और सर्वाधिक वनी क्षेत्र है? राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र और सर्वाधिक वनी क्षेत्र, ठीक है, तो वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसको यहाँ अपन बोलेंगे आर्द्र भी है और यहाँ वन भी है।
निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन, जो सागवान वन मुख्यतः पाए जाते हैं आपके बांसवाड़ा में। ऑप्शन ये रहा बांसवाड़ा डूंगरपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में 2 फैक्टर बता दूं मैं आपको। शुष्क सागवान वन जो होता है इसको अपन ड्राई टीक फॉरेस्ट बोलते हैं। टीक ये आपके लगभग 6.86% पाए जाते हैं। ये मानसूनी वन, चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो ये सागवान वृक्ष है ये अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर सकते हैं। ऊंचाई इनकी 250 से 450 है। ये आप याद रखना, 250 से 450 इनकी ऊंचाई है। 250 से 450, 250 से 450 मीटर इनकी ऊंचाई है। सर्वाधिक डूंगरपुर बांसवाड़ा टीक। ठीक है, अंग्रेजी में इन वृक्षों क्या बोलते हैं? सागवान को टीक बोलते हैं, है ना, ड्राई टीक फॉरेस्ट। चौड़े पत्ते वाले होते हैं। औसत वर्षा अगर पूछ रहे तो 75 से 110, 75 से 110 इसकी औसत वर्षा हो जाती है। 75 से 110, ऊंचाई 250 से 450। सागवान की लकड़ी बनाने के लिए सबसे बेस्ट है, फर्नीचर बनाने में सागवान की लकड़ी बेस्ट है। 6.86% यहाँ पर ये कुल वनों का भाग है। 6.86%, 6.86% जो है आपके कुल वनों का भाग है ये वाले वन। और वृक्षों की ऊंचाई बात, वृक्षों की अगर ऊंचाई की बात करें तो 9 से 13 मीटर के यहाँ के वृक्ष, यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं इस वनों में 9 से 13 मीटर की ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। अब ये याद रख सकते हैं, सागवान जो है उसको टीक बोलते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। 250 से 450 मीटर जो है ये वन जो होता है 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं। 75 से 110 मीटर सेमी औसत वर्षा है। 75 से 110 सेमी औसत वर्षा है। 6.86% भाग पर ही पाए जाते हैं। और 9 से 13 मीटर वृक्ष की ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं? बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से वन राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो अपन बात करें सर्वाधिक अगर पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन धोकड़ा, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक है धोकड़ा। और शुष्क वनों में सर्वाधिक है खेजड़ी। अगर केवल पूछे धोकड़ा तो सर्वाधिक पूछे तो धोकड़ा, सर्वाधिक क्षेत्र में धोकड़ा पाए जाते हैं। और शुष्क वनों में खेजड़ी, शुष्क वनों में खेजड़ी। अगर शुष्क वन का नाम ले तो शुष्क वन में है खेजड़ी। ठीक है, राजस्थान में सुरक्षित और रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो अपन सुरक्षित और रक्षित वनों की बात करें, प्रोटेक्टेड एरिया की, तो प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाता है। इसको अपन रक्षित बोलते हैं, सुरक्षित बोलते हैं, संरक्षित भी बोलते हैं। ये आप याद रखना, इसको अपन संरक्षित भी बोलते हैं, संरक्षित बोलते हैं इसको। सुरक्षित, रक्षित, संरक्षित, ये लगभग 56.43%, 56.43% या 56.55% के लगभग, 56 अगर आपके ऑप्शन में अगर आ रहा है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56.55% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो रक्षित और सुरक्षित, ये बिल्कुल यहाँ पर लकड़ी और पशु काटने के लिए हमें अनुमति लेनी पड़ती है। हम यहाँ, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है, तो यहाँ अपन काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। पशु भी चरा सकते हैं पर अनुमति लेनी पड़ती है। सर्वाधिक क्षेत्र में वे पाए जाते हैं। इनको मृगवन या आखेट निषिद्ध क्षेत्र बोलते हैं अपन, मृगवन और आखेट निषिद्ध क्षेत्र, है ना, मृगवन, आखेट निषिद्ध बोलते हैं। सर्वाधिक पाए जाते 12 करौली उदयपुर, 12 करौली उदयपुर, 12 करौली उदयपुर, 12 करौली उदयपुर, 12 करौली उदयपुर। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार सर्वाधिक या सर्वाधिक आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें, आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट जो किस जिले में पाए जाते हैं? देखो, अगर बात करें रिजर्व फॉरेस्ट की तो ये सबसे ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। सरकार का सबसे ज़्यादा नियंत्रण इसी पे होता है। और 12,176 किलोमीटर स्क्वायर पर ये पाया जाता है। 12,176 किलोमीटर स्क्वायर पर ये वन पाए जाते हैं। लगभग ये आपके 36.95% भाग पे पाए जाते हैं। 36.95% भाग पे ये पाए जाते हैं आपके।
ठीक है। यहाँ पे लकड़ी काटना, पशु चराना बिल्कुल प्रतिबंधित है, आप याद रख सकते हैं UCA, उदयपुर अलवर, उदयपुर करौली अलवर, सॉरी उदयपुर चित्तौड़ अलवर, U से यू उदयपुर, C से चित्तौड़ और A से अलवर, ठीक है, UCW। सर्वाधिक बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पाए जाएंगे, उदयपुर में। देखिए तीनों ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उदयपुर चित्तौड़ अलवर तीनों पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मैक्सिमम पाए जाएंगे आपके उदयपुर में। अगर बात करें इसकी 12,176 किलोमीटर स्क्वायर और 36.95% भाग पे पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य इस श्रेणी में आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया, वो इस श्रेणी में आते हैं। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी का प्रतिशत वन सर्वाधिक है, सर्वाधिक कौन सा है, तो सर्वाधिक रक्षित या सुरक्षित, रक्षित या सुरक्षित, रक्षित या सुरक्षित, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, रक्षित या सुरक्षित, कितने परसेंट पे, 56.55% पे। 12 करौली उदयपुर, 12 करौली उदयपुर, BKU 12 करौली उदयपुर, 12 करौली उदयपुर। यहाँ पे जो है लकड़ी काटने पशु चराने की अनुमति लेनी होती है, मृगवन और आखिर निश्चित क्षेत्र यहाँ पे आते हैं, ठीक है। वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट, वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षावरण कितना है, ठीक है। वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण वृक्षावरण कितना है, तो 0.037 हेक्टेयर, है ना, 0.037 हेक्टेयर राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण वाला भाग है। आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010, राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 20% लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को, तो 20%, वो भी 20 वर्षों में। तो राजस्थान वन नीति आई थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला, 20 वर्षों में 20% तक उसको बढ़ाया जाना है ना। राजस्थान द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया, राजस्थान द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया फरवरी 2010 में, फरवरी 2010 राजस्थान सरकार ने 2010 के अंदर वन नीति का अनुमोदन किया, ठीक है। वन्य पर्यावरण नीति फरवरी 2010, और ज़्यादा पूछे तो 18 फरवरी 2010, ठीक है, 18 फरवरी 2010। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी बनाई, तो 2010, 18 फरवरी 2010, 18 फरवरी 2010, 18 फरवरी 2010। वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1950। वन विभाग राजस्थान की स्थापना हुई 1950 में। नेक्स्ट, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान में अगले 20 वर्षों तक वनावरण को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है, तो 20% तक। अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से मिलता किस जिले में मिलता है, देखो अर्जुन का पौधा जो है, अर्जुन का वृक्ष है, ये आपका एक औषधीय पौधा है, ना, ये एक आपका औषधीय पौधा है, और ये आपके सबसे ज़्यादा पाया जाता है झालावाड़ उदयपुर, ठीक है, जाला उदय औषधीय पौधा जाला उदय में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, झालावाड़, ठीक है। अगर झालावाड़ ऑप्शन में ही तो उदयपुर हो जाएगा। तो अर्जुन का पौधा झालावाड़, ठीक है। A to Z अपन बोलते हैं ना, A to Z, A से अर्जुन, Z से झालावाड़, A से अर्जुन, Z से झालावाड़। जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है, ढाक पलाश का वन को बोलते हैं। ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटीफुल, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। इनके जो फूल होते हैं लगभग ऐसे दिखते हैं जैसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। इनकी लकड़ी जलाने और कोयला बनाने में काम आती है, लकड़ी जलाने कोयला बनाने में काम आती है। अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया वो ऐसे पूछते हैं कि जो ये ढाक पलाश है ना, ये ढाक पलाश वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो धरातल, कठोर, पथरीला, मतलब कठोर पथरीले मैदानों में पाए जाते हैं, पठारी भाग पे। और अगर जिले पूछे तो राजसमंद, चित्तौड़, राजसमंद, चित्तौड़, राजसमंद, चित्तौड़, राजसमंद, चित्तौड़ में आपके ये ढाक पलाश के वन पाए जाते हैं। राजसमंद, चित्तौड़, अजमेर, उदयपुर, सिरोही, अलवर, है ना। राजसमंद, चित्तौड़ सर्वाधिक पूछते हैं, या फिर उदयपुर, सिरोही। राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद के टच में उदयपुर है और सिरोही जो इसके टच में है, उदयपुर के टच में सिरोही, और राजसमंद के टच में सिरोही, और ये इन दोनों टच में चित्तौड़। तो लगभग ये एक ही एरिया होता है। राजसमंद, राजसमंद के नीचे उदयपुर, उदयपुर के राइट में चित्तौड़, और उदयपुर के लेफ्ट में सिरोही, उदयपुर के लेफ्ट में सिरोही। तो लगभग ये तीनों चारों एरिया जो होते हैं यहाँ पर ही पाए जाते हैं वन, ठीक है, ढाक पलाश के वन। राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहेंगे अपन खेजड़ी को। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहेंगे? हम खेजड़ी को कहेंगे। खेजड़ी का वानस्पतिक, खेजड़ी का नाम क्या होता है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, शमी बोलते हैं, गौरव बोलते हैं राजस्थान का, और जाटी और सिमलो भी बोलते हैं। 31/10/83 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित हुआ था, 31 अक्टूबर, है ना, 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया। सांगरे आती है इनकी पत्तियाँ, लूम सांगरे बोलते हैं, है ना। खेजड़ी पूजा दशहरे पर की जाती है। परमार और तोमर वंश के आराध्य वृक्ष है ये। और सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध के इसके अंदर इसको प्रेरणा स्रोत माना था। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा भी चलाया था। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी और राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, है ना। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, 31 अक्टूबर 83। नेक्स्ट, राजस्थान में ओरण क्या है? ओरण क्या है? तो ये पूर्वी राजस्थान की पवित्र उपवन, पश्चिमी राजस्थान की पवित्र उपवन, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि, पूर्वी राजस्थान की चारागाह। तो ओरण क्या होता है आपका? पूर्वी राजस्थान के चारागाह को बोलते हैं ओरण, ओरण बोलते हैं पूर्वी राजस्थान के चारागाह को। तेंदू के पत्ते मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं? तेंदू के पत्ते, तेंदू को टिमरू बोलते हैं, टिमरू तेंदू बोलते हैं। इनसे बीड़ी बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछ रहे थे बीड़ी किससे बनाई जाती है, तो तेंदू के पत्तों से बनाई जाती है बीड़ी, बीड़ी, है ना। मयूर बीड़ी से याद रख लेना, मयूर बीड़ी, मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक, मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक, टोंक, है ना। और तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं झालावाड़, मुख्यतः झालावाड़, बारा, उदयपुर, झालावाड़, बारा, उदयपुर। और 1974 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो इसके जिले पूछ लेना तो याद रख लेना, झालावाड़, बारा, चित्तौड़, झालावाड़, बारा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो इसमें राइट आंसर दे रखा दक्षिणी के अंदर, तो आपका प्रतापगढ़ आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लगभग ये आपके वहाँ पाए जाते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और झालावाड़, बारा में। खसघास, खसघास जो है उसके बारे में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो क्या है, बता दूं आपको। खसघास से क्वेश्चन आता ही आता है। राजस्थान के कौन से जिलों में खसघास पाया जाता है? तो खसघास पाया जाता है सर्वाधिक भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, ठीक है। भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक। तो इसमें क्या दे रखा? भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर दे रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मतलब पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। पूर्वी राजस्थान के अंदर भी सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, ठीक है। तो टोंक और सवाई माधोपुर टच में है। तो यह याद रखना कि टोंक, टोंक के पास सवाई माधोपुर, टोंक, टोंक से राइट साइड में सवाई माधोपुर और भरतपुर, सवाई माधोपुर के ऊपर थोड़ा दूर भरतपुर आ जाएगा। तो आपका लगभग ये आपका पूर्वी राजस्थान खसघास हो जाएगा। खसघास के लिए सबसे बात बढ़िया क्या है कि इससे पर्दे बनते हैं, हाथ के पंखे बनते हैं, शरबत बनते हैं,
कमरों को खुशबूदार ठंडा रखने के लिए क्या इसका किया जाता है, शरबत, है ना, शरबत बनते हैं, ठंडा रखने के लिए किया जाता है। और सुगंधित घास में आता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, खसघास क्या होती है आपके, सुगंधित घास, सुगंधित घास, है ना। खसघास क्या एक सुगंधित घास है, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक में पाए जाते हैं। ठीक है, और हाथ के पंखे, पर्दे, शरबत, इन सब में इसका काम में लिया जाता है ना। उसका क्वेश्चन उल्टा भी पूछे तो ये अपन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी घास राजस्थान के पश्चिम जिलों में नहीं पाई जाती, जो पश्चिम में नहीं पाई जाती मतलब कहीं और पूर्व में पाई जाएगी। ठीक है, तो पश्चिम जिलों में नहीं पाई जाती। सेवण, धामण, करड़ ये आपके पश्चिम में पाई जाती है। सेवण, धामण और करड़। बची गया लाड़ा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लाड़ा। आदिवासी के हरे सोना के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष, हरा सोना, हरा किसको बोलते हैं आदिवासियों का, हरा सोना तो बांस, किसको बोला जाता है, बांस को बोला जाता है, बांस, हरे सोना, है ना। तो सर्वाधिक पाया कहाँ जाता है ये आपका बांसवाड़ा, मतलब दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है। बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा हो गया, है ना। बांसवाड़ा जो है ये जो बांसवाड़ा में जो बांस पाई जाती है सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है, सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है, स्पीड में बढ़ती है, सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है। तो अपन बात करें अगर गोंद की, ठीक है, गोंद के सोर्स की बात करें तो कौन सा नहीं है। देखो बांस से सीधी बात, गोंद तो निकलता नहीं है। ठीक है, किस किस से निकलता है, पीपल, नीम, बबूल, नीम, बबूल, पीपल, खेजड़ी, सालर, ढाक, है ना, खेजड़ी और खेजड़ी, बबूल, नीम, पीपल, सालर और ढाक, खेजड़ी, सालर और ढाक, ढाक पलाश वाले, इनसे क्या निकलता है, गोंद निकलता है, जो प्राकृतिक सोर्स है। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियों का क्षेत्रफल रखने वाला जिला, सर्वाधिक झाड़ियों के लिए अगर बात करें तो अपन यहाँ पर एक तो है पाली, है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पाली हो जाएगा। पाली के अलावा एक जिला और है, पाली और अलवर। क्वेश्चन अगर आ जाए सर्वाधिक झाड़ी वाला तो एक तो पाली, एक आ जाएगा अलवर। ठीक है, पाली और अलवर। राजस्थान सरकार वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत रखने वाले जिले, चूरू और जोधपुर। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत रखने वाले जिले, कितना कितना परसेंट है, तो 0.45% और 0.49%, है ना। अगर परसेंटेज पूछ ले तो 0.45% चूरू, जोधपुर का हो जाएगा 0.49%, न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत के अंदर। ठीक है, इसके अलावा दो जिले और हैं, बीकानेर और जैसलमेर। थर्ड नंबर पर आता है चूरू, फिर जोधपुर, फिर बीकानेर, फिर आएगा जैसलमेर। सर्वाधिक पूछे तो चूरू, जोधपुर। राजस्थान सरकार वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले, अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत के अंदर, अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत में अगर बात करें तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। उदयपुर में कितना परसेंट है, लगभग 23.60% उदयपुर में, और प्रतापगढ़ में 22.48 प्रतापगढ़ में, और सिरोही
उदयपुर के लेफ्ट में आता है सिरोही, ठीक है, और उदयपुर के राइट में आता है प्रतापगढ़। ये पूरा बेल्ट जो होता है ये अधिकतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ उदयपुर, सी। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक परिवेदन 2023 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम वनावरण प्रतिशत रखने वाला जिला, अधिकतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला तो उदयपुर प्रतापगढ़, उदयपुर प्रतापगढ़। उदयपुर का तो हो जाएगा लगभग 23.60% और प्रतापगढ़ का हो जाएगा लगभग 22.48%। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक परिवेदन 2023-24 के अनुसार कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा? वनावरण प्रतिशत उदयपुर प्रतापगढ़, वनावरण प्रतिशत सर्वाधिक तो उदयपुर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ सेकंड नंबर पे आएगा प्रतापगढ़, फर्स्ट नंबर पे आएगा उदयपुर। परसेंटेज के मामले में पूछे तो 23.60 और 22.48। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रतापगढ़। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक परिवेदन 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला सीकर ऑप्शन में नहीं है, बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है, वन विभाग 2023 के प्रशासनिक परिवेदन के अनुसार राजस्थान में वनावरण सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला, ऑप्शन में वनावरण सर्वाधिक वृद्धि सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर है, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा आपको। सीकर है, बाड़मेर है, सीकर है, बाड़मेर है, अलवर, उदयपुर है। ठीक है।